एक मेहरगंज नाम का गांव था। उस गांव में एक जयेश नाम का जमींदार था। वह बहुत ही अच्छा था। उनका स्वभाव गांव के हर व्यक्ति के साथ काफी अच्छा था। जमींदार की एक बेटी थी, देवलेखा। देवलेखा बहुत ही सुंदर थी। इसी कारण उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन देवलेखा ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं कितनी सुंदर हूँ ना। इस पूरे गांव में मेरे जितना सुंदर कोई नहीं है। जमींदार जी को अपनी बेटी का घमंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु इकलौती बेटी होने के कारण जमींदार अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाया करता था। हाँ हाँ बेटी देवलेखा, तुम बहुत सुंदर हो। समय निकलता जा रहा था और देवलेखा का घमंड बढ़ता जा रहा था। जमींदार जी को अपनी बेटी देवलेखा की चिंता होने लगती है। मेरी बेटी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड बढ़ गया है, जो कि ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसकी जल्द से जल्द शादी करा देता हूँ। शायद शादी के बाद यह ठीक हो जाए। एक दिन जमींदार अपनी बेटी की कुंडली लेकर एक पंडित के पास जाता है और कहता है, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ जमींदार साहब? पंडित जी, दरअसल मेरी इकलौती बेटी देवलेखा है। उसकी कुंडली दिखाना चाहता हूँ। आखिर उसके भाग्य में क्या है। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है, जो कि उसके लिए इतना घमंड होना ठीक नहीं है। कहीं वह इस घमंड के कारण अपना जीवन खराब ना कर ले। कहना क्या चाहते हो जमींदार जी? पंडित जी, मेरी बेटी देवलेखा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। वह दिन भर आईने के सामने बैठी रहती है। न कोई काम करती है, न किसी की कोई मदद, न किसी से कोई बातचीत। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ कि देवलेखा की शादी करा दूं। क्या यह ठीक रहेगा? क्या उसके घमंड के कारण कोई उससे शादी करेगा? सब भला होगा। हम तुम्हारे घर एक अच्छे लड़के को भेज देंगे। हमारी पहचान का है। तुम उससे मिल लेना और अपनी बेटी के बारे में सब बता देना। ठीक है पंडित जी। ठीक है, अभी तुम जाओ। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अगली सुबह जमींदार के घर वह लड़का आता है और जमींदार से कहता है, नमस्ते अंकल जी। मेरा नाम राज है। मुझे पंडित जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, बैठो। अच्छा तो बेटा राज, तुम्हें पंडित जी ने बताया होगा मेरी बेटी के बारे में। जी नहीं अंकल जी, पर उन्होंने कहा था कि कोई बात है। उन्होंने कहा आप ही बता देंगे। बताइए क्या बात है। जमींदार ने अपनी बेटी की पूरी कहानी उस लड़के को बता दी। थोड़ी देर बाद लड़के ने जमींदार जी से कहा, आप चिंता न करें अंकल जी, आपकी बेटी को मैं ठीक करूंगा। आप एक काम करिए, मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा ही आप अपनी बेटी को जाकर कह देना। इतना कहकर राज ने जमींदार के कान में कुछ कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करता हूँ। बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप चिंता न करें, थोड़ा कष्ट तो उसे उठाना ही पड़ेगा, तभी वह ठीक होगी। आप बस वैसा ही करिए जैसा मैंने आपको करने के लिए कहा है। ठीक है बेटा। यह कहकर राज वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जमींदार घर जाकर अपनी बेटी देवलेखा से कहता है, बेटी देवलेखा, बेटी देवलेखा। क्या हुआ पिताजी? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बेटी, मैं अभी अभी पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखा कर आ रहा हूँ। बेटी, तुम्हारी कुंडली में दोष है। तुम्हारी 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 क्या पापा? आगे क्या? बेटी, तुम्हारी कुंडली में जो दोष है, उसके कारण तुम्हारी जल्द ही मृत्यु होने वाली है। क्या? आप ये क्या कह रहे हो पापा?
मृत्यु? हाँ बेटी, मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? पिताजी, कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे यह दोष हट जाए। एक उपाय बताया तो है पंडित जी ने, परंतु तुम वह नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं पापा, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप तो बताइए, मैं तो अभी जीना चाहती हूँ। बेटा देवलेखा, तो सुनो, तुम्हें शादी करनी होगी और अपने पति की हर बात माननी होगी, तभी यह दोष तुम्हारा हटेगा। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं। मैं जीना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद देवलेखा और राज की शादी हो जाती है और जैसे ही देवलेखा राज के घर जाती है तभी कहती है, ये क्या, इतना छोटा घर, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? और तो और यहाँ एक भी ड्रेसिंग नहीं है, मैं अपना चेहरा कहाँ देखूंगी? अपने पापा की बात याद तो है ना तुम्हें, दोष वाली? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। तो चलो घर के काम चालू कर दो, साफ सफाई कर दो, फिर खाना बनाना। क्या? पर मुझे यह सब नहीं आता, तुम ही कर लो। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मेरी हर बात माननी है, जो बोला है करो। अरे यार, अब क्या करूं? यह सब करना पड़ेगा। हे भगवान। चल देवलेखा, लग जा काम पर। आता तो है नहीं तुझे कुछ, जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। देवलेखा के कभी काम ना करने के कारण उसे दिन दिन भर काम करना पड़ता। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती। राज तो बस उसे आराम से बैठकर देखता रहता। तुम तो बस बैठे बैठे देखते ही रहो, कुछ काम नहीं करा सकते मेरे साथ? मैं तो थक के चूर हो गई हूँ अब। तुम्हारा काम है, तुम ही करो, मुझसे मत कहो। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। देवलेखा को काफी काम करना पड़ता था। समय ना मिलने के कारण वह अपना चेहरा भी आईने में नहीं देख पाती थी। हे भगवान, क्या जिंदगी है! काश मैंने यह सारे काम पहले ही सीख लिए होते। ऐसा काम करने से अच्छा तो कहीं बाहर जाकर कुछ काम करती और कुछ तो पैसे कमा कर लाती। तुम अपनी ये हालत और शकल लेकर जाओगी काम मांगने तो कोई काम भी नहीं देगा। इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती है, सूरत से नहीं। थोड़ी देर बाद देवलेखा बाजार के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी वाला टक्कर मार देता है और वह वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां एक सुंदर लड़की देवलेखा को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाती है और वहां उसे खून की कमी होने के कारण अपना खून भी देती है। थोड़ी देर बाद देवलेखा को होश आ जाता है। मैं यहाँ कैसे आई और मुझे यहाँ पर कौन लाया? अरे अरे, इतने सारे सवाल जवाब ना करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। आप कौन? मुझे अपनी सहेली समझो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? तुम तो बहुत पैसे वाली दिखती हो और बहुत सुंदर भी हो। फिर इस गरीब और बदसूरत की मदद करने में आपको शर्म नहीं आई? यह क्या बात हुई? सुंदरता और पैसा ऊपर वाला इसलिए थोड़ी देता है कि आप अपनी सुंदरता और पैसे पर घमंड करें। घमंड तो इंसान को कभी भी किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है उसे एक न एक दिन नीचे गिरना ही होता है। सच कहा बहन तुमने। सभी को एक समान समझना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। सच कहती हो बहन, मुझे मेरे घमंड ने ही आज यहाँ इस हाल में छोड़ा है। उसी दिन से देवलेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उसी दिन से अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।